जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आई विश कि आप सभी और आप सभी के फैमिली मेम्बर्स सभी सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। तो इट्स अ टफ टाइम ऑल्दो बट विल बी पास। चलिए, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मौर्य और मौर्योत्तर काल के लेवल 3 के क्वेश्चंस। अब लेवल 3 के क्वेश्चंस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हमारे हायर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं। जो हमारा ये प्राचीन इतिहास से हमारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने लिखा कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध छेड़ा? देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोस्टली सभी ने ये बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। उनकी संधि हो गई थी, जनरली बात हुई थी, युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन किसने कहा है कि युद्ध छेड़ दिया गया था, कि युद्ध स्टार्ट हो गया था? किसने कहा है? तो वो कहा है हमारे एपियनस ने। ठीक है, ये यानस नहीं है, यानस आएगा। ठीक है, एपियनस ने कहा है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो यहाँ क्या बात हो रही है? पूर्व में बंगाल तक। ठीक है, इसकी जो पुष्टि होती है वो होती है महास्थान अभिलेख से। तो सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अशोक के धम्म की परिभाषा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो ये जो ली गई है वो ली गई है गेह विजय से। अब ये गेह विजय देखिए आपके लिए नया नाम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है। ये क्या है? गेह विजय राहुलवाद सूत्र को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली थी? देखिए, ये हम जानते हैं कि देवानाम प्रिय उपाधि किसकी थी? अशोक की थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है और किसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली थी? वो भी अशोक से प्रभावित होकर। ध्यान से इसको वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ताम्रपर्णी का राजा तिस। तो नॉर्मली हम ये कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं कि तिस को ही अशोक कहा गया है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो हमें ये भी देखने को मिलता है जो ताम्रपर्णी का राजा तिस था उसने भी अशोक से प्रभावित होकर देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसमें मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, धर्म विवर्धन किसे कहा गया है? तो इनमें से किसको धर्म विवर्धन कहा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, कुणाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये किस में कहा गया है? दिव्यावदान में कहा गया है कुणाल को। ठीक है, धर्म विवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में विखानस थी। ये विखानस क्या थी? श्रमणों की श्रेणी थी, सैनिकों की श्रेणी थी, कारीगरों की श्रेणी थी, या निरीक्षक की श्रेणी थी? तो ये मैं अभी आपको डिटेल में ये क्वेश्चन समझाऊंगी। ये थी श्रमणों की श्रेणी। तो देखिए, अब इसकी डिटेल पढ़िए। डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल ध्यान से देखिएगा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये हम जानते हैं। ठीक है, इन्हीं में से दार्शनिकों की जाति को मेगस्थनीज ने 2 श्रेणियों में बांटा था। किसको बांटा था? दार्शनिकों को 2 श्रेणियों में बांटा था। ठीक है, मान लीजिए दार्शनिक है, तो चलिए अभी मैं इसके बाद में बताऊँगी। ठीक है, ब्राह्मण और श्रमण किस में बांटा था? ब्राह्मण में और श्रमण में। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। दार्शनिकों को किस में बांटा था? ब्राह्मण में और श्रमण में। अब श्रमण को पुनः 2 श्रेणियों में बांटा गया था। तो जो श्रमणों को बांटा गया था वो 2 श्रेणियों में थे। एक तो वो थे जो वनों में रहते थे, और दूसरे वो थे जो आयुर्वेद में कुशल होते थे। तो जो कुशल होते थे, जो डॉक्टर्स होते थे, तो ऑब्वियसली उनको सोसाइटी में बहुत रेप्यूटेड एक प्लेस उनको मिला हुआ था। तो जो वनों में रहते थे उन वनों में रहने वालों को वैखानस कहा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, ये जो मैं आपको एडिशनल फैक्ट्स दे रही हूँ ये आपको अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका मोटिवेशन ही हमारे आगे बहुत जल्द से जल्द वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करता है।
नेक्स्ट है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सेना भंग कर दी थी। ये एसरेशन वाले क्वेश्चन हैं जो नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका नेक्स्ट दिया गया है, किंतु युद्ध के बाद कलिंग को स्वतंत्र नहीं किया गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात, सेना भंग कर दी थी, ये गलत है। ठीक है, सेना भंग नहीं की थी। अगर आपको याद होगा तो कलिंग युद्ध के बाद भी उसने एक जनजाति को, शायद आठवीं जनजाति की बात थी, तो उनको अशोक ने मतलब डराया था कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब आपके ऊपर युद्ध किया जा सकता है, इस तरीके से बात हुई थी। लेकिन ये भी सच है कि युद्ध के बाद कलिंग को स्वतंत्र नहीं किया गया था। ठीक है, पॉलिसीज़ तो बना दी गई थी कि युद्ध नहीं करना है, अब सेना भंग नहीं की गई थी और कलिंग को स्वतंत्र भी नहीं किया गया था। ये याद रखने की बात है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में सेतुबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या थी? तो ये 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था। अब देखिए, मैं आपको एडिशनल फैक्ट भी बता देती हूँ। राज्य की ओर से जो सिंचाई व्यवस्था की जाती थी, जो उनको पानी दिया जाता था, वो सेतुबंध व्यवस्था के नाम से फेमस था। और वो कितना होता था? वो 1/5 से 1/3 के लगभग वो होता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो से मतलब राज्य की ओर से सिंचाई करवाते थे किसान, उनको ओवरऑल कितना देना पड़ता था, मतलब लगान, सिंचाई, सब कुछ मिलाकर टोटल कितना देना पड़ता था? तो ओवरऑल 1/2 उन्हें लगान देना पड़ता था। ठीक है, तो ये एडिशनल फैक्ट्स मैंने आपको दिए हैं ताकि इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई है, कहीं से कट पेस्ट किया गया है या बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, तो वीडियो को डिसलाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें चाहिए। आप अपना फीडबैक जैसे देना चाहते हैं, कमेंट के थ्रू दीजिए, लाइक्स के थ्रू दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप उसके लिए भी फ्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य काल में देशज और आयातित वस्तुओं पर क्रमशः कितने प्रतिशत कर लिया जाता था? तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए और इसका सही आंसर है 4 और 10%। तो जो देशज थी, जो अपने राज्य में बनती थी चीज़ें, उन पर तो 4% टैक्स था, और जो इम्पोर्ट होती थी उन पर 10% टैक्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में साहस और वाक्पौरुषेय निम्न में से थे। देखिए, इसका भी मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है धर्मस्थलीय अदालतों में प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ मामले। जो जैसे कंटक शोधन और धर्मस्थली, ये 2 तरीके की अदालतें होती थी मौर्य काल में, तो ये हम जानते हैं। तो उसमें कुछ मामले होते थे। अब ये कुछ मामले से क्या मतलब है? कुछ मामलों से मतलब है ये जैसे एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती थी, ये उनका नाम है। ये जो साहस और वाक्पौरुषेय है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी का नाम है। अब ये साहस क्या था? जैसे लूट डकैती ऐसे जो होते थे, ठीक है, वो तो साहस में आ जाते थे। और जो किसी को अपशब्द बोले जाते थे, किसी को बहुत बुरा बोल दिया गया, या किसी का, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं मानहानि, ठीक है, तो जो मानहानि का होता था वो वाक्पौरुषेय में आता था। तो देखिए, उस टाइम में भी मानहानि के केसेस चलते थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है जानने के लिए। तो 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम 11th पर। अपने लिए सिक्के बनवाने पर मौर्य काल में लोगों को कितने प्रतिशत ब्याज रुपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था? अब देखिए, अपने लिए सिक्के बनवाने से क्या मतलब है? अपने लिए सिक्के बनवाने से मतलब है कि जो बहुत बड़े व्यापारी होते थे, जो श्रेणियाँ होती थी, जैसे श्रेणियाँ हैं, जो ग्रुप होते हैं, वो अपने ग्रुप के अलग से सिक्के ढलवाते थे। ठीक है, तो अपनी पहचान के पर्पज़ से या जिस भी पर्पज़ से वो बनवाते थे, वो अपने अलग अलग सिक्के भी ढलवा लेते थे। तो वो अगर सिक्के ढलवा रहे हैं तो वो बनाएगा कौन? बनेंगे तो सरकार की तरफ से ही, मतलब जो शासक है उसकी तरफ से ही बनेंगे। तो बनते उसी टकसाल में ही थे जो राज्य की होती थी, लेकिन उसके बदले उन्हें
टैक्स देना पड़ता था, और वो टैक्स देना पड़ता था 13.5%। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एसरेशन वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा, जो कि आप जानते हैं किसके लिए इम्पोर्टेंट है, नेट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है सुदामा की गुफा के दोनों कोष्ठों की भित्तियों और छतों पर शीशे जैसी चमकती हुई पॉलिश है। तो पहली तो देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे कि सुदामा गुफा के कितने कोष्ठ हैं, 2 कोष्ठ हैं। ठीक है, पहली तो इन्फॉर्मेशन ये मिलती है। दूसरी ये मिलती है कि इस पर चमकती हुई पॉलिश है, क्योंकि ये वाला जो हमारा कथन है वो ठीक है। तो आपको यहाँ से एक ही लाइन से 2 ऑप्शन मिलते हैं कि इस पे इसकी छतों पर भित्तियाँ, मतलब जो दीवारें होती हैं, दीवारों पर और छतों पर एकदम शीशे जैसी चमकती हुई पॉलिश है। और स्पष्टीकरण क्या दिया गया है कि इससे ज्ञात होता है कि चैत्य घर का मौलिक विकास अशोक के काल में ही प्रारंभ हो गया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और दोनों ही सही है, और एक दूसरे, मतलब ये इसका सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि ये जो पूरा इसका एक पैटर्न है वो चैत्य घर का ही एक बेस माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ मुख्यतः मिली हैं। यहाँ देखिए आपको नाम दिए गए हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ से मिली है। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये हमें मिली हैं, दीदारगंज से मिली है, परखम ग्राम से मिली है, और बेसनगर से भी मिली है। तो ऑप्शन देखते हैं। यस, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे आंध्र भृत्य, आंध्र भक्त नहीं है, आंध्र भृत्य है। ठीक है, ये वाला रहेगा इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अरे भाई चलो, क्या हो गया है, आंध्र भृत्य कहा गया है। तो किसको कहा गया है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आंध्र भृत्य कहा गया है सातवाहनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ मौर्य काल की बात नहीं हो रही है, मौर्योत्तर काल की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ छोटी छोटी सी हमारी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से दिक्कत आती है, बाद में हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें। ठीक है, तो देखिए मौर्योत्तर काल की जो जानकारी मिलती है वो दिव्यावदान में भी मिलती है, गार्गी संहिता में भी मिलती है, ललित विस्तार में भी मिलती है, और मालविकाग्नि मित्रम में भी थोड़ी सी जानकारी मौर्योत्तर काल की हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो, इसका सही ऑप्शन है ई। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम मैं इसमें आपको बता पाऊँ कि मौर्योत्तर काल की जानकारी, मतलब किस तरीके से ये बाहर के आक्रमण हुए, मौर्यों के बाद में कैसे कैसे ये शक पल्लव कुषाण ये सब आए। तो इन लगभग इन सभी के बारे में तो कुछ ना कुछ जानकारी इनमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का है, और ये सातवाहनों का जब पतन हो गया था तो उस समय कौन से एरिए पर किन वंशों ने, वंश भी कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, तो किन वंशों ने शासन कर लिया था। तो ये आपको दिया गया है, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आभीरों ने किया था, मैसूर में कुंतल और चुट्टू ने किया था, आंध्र प्रदेश में इश्रवाकु आ गए थे, और विदर्भ में वाकटक आ गए थे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको कितना स्पीडली ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका 1 मिनट भी मैं वेस्ट करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र वाकटक राजा जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रवरसेन फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसके कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, संयुक्त शासन का प्रचलन किसने किया था। तो यहाँ एक चीज़ रह गई है, सर्वप्रथम। ठीक है, किया तो काफ़ियों ने था, लेकिन सर्वप्रथम की बात है, सर्वप्रथम किसने किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो संयुक्त शासन का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था।
अब ये संयुक्त शासन क्या था, मैं एक बार आपको पहले ये बता देती हूँ। संयुक्त शासन था जिसमें, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा है, केंद्र में एक राजा होता था और राजा अपने पुत्रों को क्या कर देता था, जो अलग अलग प्रांत होते थे उनमें अपने जो राजकुमार होते थे उनको भेज देता था। तो राजकुमार क्या होते थे, राजा के अंडर काम करते थे, ठीक है। लेकिन ये संयुक्त शासन में क्या था, जो राजा होते थे और राजा के साथ जो राजकुमार होते थे वो बराबर की हिस्सेदारी रखते थे शासन में, ठीक है। मतलब एज अ पार्टनर आप कह सकते हैं कि पार्टनर की तरह काम करते थे वो लोग। तो ऐसा नहीं था कि राजा है, राजा के अंडर में फिर राजकुमार हैं, राजकुमारों के अंडर मंत्री हैं। मंत्री तो हालांकि अंडर होते थे, लेकिन राजा और राजकुमार जितने भी वर्क करते थे वो एज ए पार्टनरशिप में काम करते थे। तो इसका सही ऑप्शन है शक। अब शकों के साथ जो पार्थियन थे, तो इन दोनों का ही नाम इसमें आता है, शक और पार्थियन। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। ये देखिए, ये आपको दोनों ही याद रखने हैं कि शक और पार्थियनों ने सर्वप्रथम संयुक्त शासन का प्रचलन आरंभ किया था। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ बात हो रही है भारत में द्वैध शासकत्व प्रणाली का प्रचलन किसने किया। पहली बात तो ये कि यहाँ भारत की बात हो रही है, ठीक है। यही आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन साथ में दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। सही आंसर है इसका कुषाण। अगर हम बात करते हैं भारत में, ठीक है, द्वैध शासन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन द्वैध शासन अलग चीज़ थी, ये द्वैध शासकत्व है, ठीक है। तो ये किसने भारत में शुरू की थी, ये की थी कुषाणों ने, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फिर एसरेशन वाले आ गए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, और आंसर देखने से आप लोग रह गए हैं अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण शासकों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों का प्रयोग किया है। बिल्कुल सही बात है, तो ये फेमस भी है अपने सोने के सिक्कों के लिए। और नेक्स्ट दी गई है लाइन कि ये सिक्के दैनिक जीवन में प्रयुक्त नहीं होते थे। इस चीज़ पे फोकस कीजिए, नहीं होते थे कहा गया है, ठीक है। तो क्या ये जो सोने के सिक्के थे वो डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते थे, तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि वो डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते थे। तो अब देखिए दोनों ही ठीक हैं और दोनों का ही मतलब सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब बात यह है कि अगर सोने के सिक्के प्रयोग में नहीं होते थे दैनिक जीवन में, तो क्या होते थे, उसके लिए इन्होंने तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स देखिए मेहनत बहुत लगती है इनमें, बहुत टाइम में मैं वीडियो बना पाती हूँ इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप भी कुछ सेकंड का टाइम निकाल के इसको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, या आप और क्या चाहते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है, वो ज़रूर दीजिएगा, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने भारत पर यूनानी प्रभाव को नगण्य माना है। देखिए अभी तक हमने मोस्टली यही सुना है कि जो यूनानी प्रभाव है वो इंडिया पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मोस्टली सभी ने यही कहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनका हुआ है यूनानियों का, लेकिन किसने नगण्य माना है कि हुआ ही नहीं है, ऐसा किसने कहा है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ये जो कहा है वो B.A. स्मिथ ने और W.W. टॉन ने कहा है, तो इसके लिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा B ऑप्शन करेक्ट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल मेंटली पॉजिटिव रहिए और स्टडी में अपना ध्यान लगाइए और सेफ रहिए, घर पर रहिए, सभी अपने और अपनों की सभी की देखभाल करिए, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बहुत जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।